हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑर्डर फ्लो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के ऊपर। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो कमेंट्स आप लोगों ने मुझे किए हैं, आप लोगों की आप लोगों के डाउट्स तो नहीं कह सकता मैं, वो डाउट्स हैं एग्जैक्टली, बट आपकी डिमांड्स हैं। तो कुछ लोगों की डिमांड्स आती है कि कुछ लोगों की डिमांड्स है कि आप ट्रू आईसीटी एलिमेंट्स के ऊपर आप वीडियो बनाओ। किसी ने पूछा है कि सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी क्या होती है, आप उसके ऊपर वीडियो बनाओ। और वो सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी काम करती है क्या, इंडियन मार्केट में काम करती है या किसी और मार्केट में काम करती है क्या? ठीक है, ऐसे आप लोगों के डाउट्स हैं, ऐसे आप लोगों की डिमांड्स आई हैं। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। ठीक है, क्या है ना, देखो, मैं आपको बता दूंगा सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है। हम लोग ट्रू स्ट्रक्चर के बारे में भी समझ लेंगे, ट्रू स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी कोई भी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी एक्चुअली होता क्या है? स्ट्रेटजी मतलब है कि आपने अपना एज डेवलप किया है और उस एज को आपने फ्रेम किया है, जिसे आप बुला रहे हो एक स्ट्रेटजी। करेक्ट है। अगर आपको एज ही नहीं है तो आप फ्रेम नहीं कर पाओगे, आपको स्ट्रेटजी नहीं मिल पाएगी। अब ये सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी तो है, ये एक स्ट्रेटजी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट की तरह अगर आप समझते हो ना इसको, तो ये आपके काम आएगी, अदरवाइज ये काम नहीं आएगी। अगर आपने सिल्वर बुलेट कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप किसी भी मार्केट में किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसे एज इट इज इंप्लीमेंट करने के लिए जाओगे किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर, तो क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब जब भी आप गलत होगे, आपके एसएल हिट होंगे, तो आपको डाउट होने लगेगा, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाएगा कि मैंने वो स्ट्रैटेजी ठीक से समझी है या नहीं समझी है, मैं सही से अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ऐसे डाउट्स होने लगेंगे और आप ट्रैप हो जाओगे, आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइस, ऐसा ही होता है। देखो, हम लोगों ने जब मार्केट में आया, सबसे पहले हमने क्या समझने की कोशिश की, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के अंदर क्या होता है, कैंडल्स। हमने कैंडल्स के बारे में समझा, कितनी तरह की कैंडल्स बनती हैं। फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। फिर उसमें चार्ट पैटर्न्स के बारे में समझा कि चार्ट पैटर्न्स कौन से होते हैं, कब हमें वो चार्ट पैटर्न्स देखते हैं। ठीक है, और आपने बहुत कॉमनली एक वर्ड सुना होगा कि हमें अपने आईज को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब देखने के लिए, और भी इसमें एडिशनल कोई भी चीज़ आ सकती है। अब आप समझने की कोशिश करो। हाँ, अगर आपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखी है और वो सही से काम कर रही थी, ठीक है, ऑफकोर्स सब लोग इंडियन मार्केट में ही काम करते थे ज़्यादातर, तो आपने वहीं पर इम्प्लीमेंट किया होगा, उसको वहीं अप्लाई किया होगा। अगर वो आपके लिए प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज या प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स आपके लिए काम कर रहे थे, तो आपको आईसीटी कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत क्या है? क्या है ज़रूरत? आईसीटी कॉन्सेप्ट्स आप समझना, यहाँ पे भी वर्ड है कॉन्सेप्ट्स, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आपको फोकस किस पे करना है? आईसीटी स्ट्रैटेजी नहीं है, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स पे हम फोकस कर रहे थे, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, वो चार्ट पैटर्न्स हो, जो भी कुछ है। ठीक है, तो हम उसी पर कॉन्सेप्ट कर रहे थे। अब लोगों ने अपना एक वर्जन क्रिएट करना शुरू किया। देखो, वेक ऑफ करके है,
और कौन सा होता है वो जो आता है मे बी कुछ स्विंग्स में डील करते हैं, वो 1 स्विंग 2 स्विंग 3 स्विंग, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। वो सब भी काम करता है, वो प्राइस एक्शन बेस्ड ही है। WD गैन भी है, वो जीनियस बंदा, वो बुक लिख के चला गया, तो वेस्ट नहीं है वो। बट हम क्या करते हैं ना, कोई भी इन लोगों के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं ना, उसको एज ए स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए चले जाते हैं चार्ट पर, ठीक है। WD गैन के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत सारे लोग डिकोड ही नहीं कर पाए। WD गैन वो बंदा है जिसने टाइम बेस्ड प्रिंसिपल्स पर बात की है, ठीक है। तो अकेला ये बंदा है, अब लोग डिकोड ही नहीं कर पाए इसको। तो आप समझ रहे हो क्या है। अब जो डिकोड नहीं हुए वो पूरी इंफॉर्मेशन हमारे तक कैसे होगी। जिन लोगों ने कुछ इसको डिकोड कर लिया, वो इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाई, और वो हम किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करने जाते हैं ना, तो वो काम नहीं करती एज इट इज, क्योंकि हमको पता ही नहीं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कंप्लीट नहीं पता, आधा अधूरा पता है। तो मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी लोग अगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस एक्शन अगर आप लोगों के लिए काम करता है, अच्छा काम करता है, और आप उसी से आप अपना एज डेवलप कर सकते हो ना, तो आप किसी और कॉन्सेप्ट पे मत जाओ, आप एसएमसी की तरफ मत जाओ, आप आईसीटी की तरफ मत जाओ, आप WD गैन, वेकऑफ और कोई भी और दूसरी चीज की तरफ नहीं जाओ। वो कुछ भी कह रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ गया है कि फ्लॉज क्या है, यहां पर कमी क्या है प्राइस एक्शन में, और वो काम नहीं कर रही है एग्जैक्टली जैसा हम चाहिए था, तो उसके अंदर ना और भी एलिमेंट्स होंगे और कुछ फैक्टर्स होंगे जिस पर आप डिसाइड करोगे कंबाइनली। वो क्या होगा, क्या आपको आरआर अच्छा नहीं मिल रहा, क्या आपको एक्यूरेसी अच्छी नहीं मिल रही, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स को आप उसके साथ इंक्लूड करोगे, तब आप देखोगे कि फाइनली प्राइस एक्शन भाई ऐसा कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे लिए अच्छे काम नहीं कर रहे, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत है, मुझे इनके इससे भी ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। अगर आपने डिमांड सप्लाई को मास्टर किया हुआ है पहले से, तो डिमांड सप्लाई सभी लोग आपको, और सभी लोगों को पता है, बोलते हुए भी आपको सुनाई देंगे कि इस मार्केट में जो काम करता है बेसिकली वो डिमांड सप्लाई ही है। डिमांड सप्लाई काम करता है, ठीक है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को, डिमांड एंड सप्लाई की पूरी गेम है। लेकिन प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स के अंदर या डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैंने कुछ ऐसे नमूनों को भी देखा है जो एसएमसी और डिमांड सप्लाई को कंबाइन करके यूज कर रहे थे, ठीक है। और मैं डिनाई नहीं करूंगा, मैं भी उनमें से ही एक हूं जिसने ये ही सीखने की कोशिश की थी कि डिमांड सप्लाई प्लस एसएमसी, बॉस क्या बात है, बहुत अच्छा काम करेगा ये तो। मतलब एसएमसी अपने आप में ही बहुत अच्छा काम करता है, ऊपर से डिमांड सप्लाई प्लस एसएमसी दोनों चीज को कंबाइन करके कोई यूज कर रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। मैंने भी ये चीज सीखने की कोशिश की थी, बट जब मुझे रियलिटी समझ में आई कि भाई आईसीटी कॉन्सेप्ट्स को ही अपना वर्जन क्रिएट करके एसएमसी में बुला रहे हैं, और आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स भी अप्लाई होते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो हमें ये प्लस, ये माइनस, ये इंडिविजुअल समझने की कोशिश क्या जरूरी है, क्यों करनी चाहिए। इसीलिए मैंने इसको सीखा, समझा और इसके एप्लीकेशंस को अपने अंदर उतारा और फिर समझने की कोशिश की। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया था आईसीडी कॉन्सेप्ट्स को, ऐसा नहीं है। माइकल हडलस्टन से पहले कोई और नहीं था जो आईसीडी को, इससे पहले मार्केट काम नहीं कर रही थी क्या? काम कर रही थी ना, ठीक है। ऐसा है कि माइकल हडलस्टन ने ये समझ लिया, ये सीख लिया कि किस तरीके से ये चीजें ना स्ट्रेच करके लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं फॉर द सेक ऑफ एनीथिंग, ठीक है। कोर्स बेचना हो, मेंटोरशिप देनी हो या कुछ भी हो, मे भी हो सकता है, लेकिन हमें तो उसका अच्छा वर्जन चाहिए ना। हमें उसकी इंफॉर्मेशन से मतलब है कि वो हमारे कितने काम की है, हम वो अपने पास रख लेंगे और बाकी सारी चीजें फिल्टर आउट करके छोड़ देंगे। सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसकी मेंटोरशिप को, ठीक है। फ्री में अवेलेबल है वैसे तो यूट्यूब पर, कोई बात नहीं।
अब देखो क्या है, हम आते हैं अपने टॉपिक पर, ऑर्डर फ्लो, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। दोनों अलग चीज हैं, लेकिन दोनों को एक साथ यूज करने पर ही ये यूजफुल है, अदरवाइज फेल हो जाएंगे कहीं भी। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर फ्लो समझना, ऑर्डर फ्लो पता होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही उतना ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है। ठीक है, तो हम एक साथ नहीं आ सकते, पहले हम ऑर्डर फ्लो जान लेते हैं। अब ऑर्डर फ्लो जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आप में से किसी ने पूछा था कि ट्रू स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रक्चर के नाम पे, जैसे हम लोग एसएमसी के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है स्ट्रक्चर मैपिंग? प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, ये जितने भी क्रिएट हो रहे हैं हायर लोज, ये क्या हैं? ये पुल बैक्स हैं। अब यहां पर ये ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये लास्ट जो पुल बैक बनता है वो इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है, एक एसएमसी का एक वर्जन बता रहा हूं मैं आपको जो चल रहा था मार्केट में। ठीक है, प्राइस नीचे आएगा, पहले इंड्यूसमेंट करेगा और फिर जब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तब वो ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये जितने भी हायर लोज बन रहे थे और प्रीवियस ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर यहां पर हम जो काउंट कर रहे थे ना, ये एक्चुअली ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं भी इंड्यूसमेंट नहीं हुआ। तो एक वर्जन ये है कि पहले इंड्यूसमेंट होगा, फिर प्रीवियस हाई अगर ब्रेक होता है उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। और इस बार अगर एक न्यू हाई क्रिएट करने के बाद प्राइस जब प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो ये क्या होता है? एक ट्रू लो काउंट हो जाता है, मतलब ये एक लो कंफर्म हो गया है, ये एक लो बना है। लेकिन इस बार प्राइस नीचे आता है और इसी इंड्यूसमेंट पॉइंट को जो उसने किया था लास्ट, तो ये कौन सा पॉइंट है? ये एक लो है जो क्रिएट हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट के बाद प्रीवियस लो को ब्रेक करने की कोशिश की थी। मे बी ब्रेक कैंडल क्लोज से हो सकता है या विक्ट करके हो सकता है। इंड्यूसमेंट मतलब इंड्यूसमेंट है। ठीक है, और उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। अब प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस फिर लोअर हाई क्रिएट करता हुआ इस लो को अगर ब्रेक कर देता विद क्लोजिंग, इस बार विक्ट नहीं होना चाहिए, विद क्लोजिंग प्राइस ने इस लो के नीचे क्लोज कर दिया, तो ये क्या हो जाता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट? चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये मैंने आपको एक वर्जन बता दिया जो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए यूज होता है। दूसरा वर्जन ये है कि इंड्यूसमेंट से कोई मतलब ही नहीं है बॉस, सीधे ये ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर काउंट होंगे। ये ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। बट क्योंकि इस स्विंग ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया था तो इसको क्या काउंट करेंगे? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इंड्यूसमेंट खत्म हो गया, अब इंड्यूसमेंट की बारी नहीं है यहां पर। अब यहां पर इंड्यूसमेंट का मतलब कुछ और होगा जो एक्चुअल होगा। इंड्यूस मतलब आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो या मतलब लालच दे रहे हो, ग्रीडीनेस लेके आ रहे हो, शायद कुछ ऐसे ही है। ठीक है, तो यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया मतलब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक में भी दो वर्जन हो सकते हैं। ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कब होगा? ठीक है, अब ये ट्रू फॉल्स यही सब देखते रहेंगे क्या? सब यही देखते रहेंगे क्या? तो हम ट्रेड कैसे करेंगे चार्ट को? हमें चार्ट के ऊपर एक्चुअली देखना क्या है, हम ढूंढ क्या रहे हैं। अब इसके अंदर फिर एडिशनल चीज आ जाती है। किसी का कमेंट आया था, उसी ने पूछा है आप लोगों से, किसी दोस्त ने पूछा कि पीओआई क्या होते हैं, उसके ऊपर आप वीडियोस लेके आओ। भाई पीओआई क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट वाला एरिया। वो इंटरेस्ट एरिया क्या है? वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर फ्लो हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, प्रपल्शन ब्लॉक हो सकता है, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप,
या फिर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, बैलेंस प्राइस रेंज हो सकता है, कोई लिक्विडिटी का लेवल हो सकता है। ये सारे हमारे इंटरेस्ट वाले एरिया हैं। और जब भी प्राइस इस किसी भी इंटरेस्ट वाले एरिया पर पहुंचता है, टैप करने वाला होता है, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि वहां पर हमें क्या एक्शन प्लान करना है। और वो एक्शन प्लान अगर हमारे बायस या नैरेटिव के साथ में एक ही फ्लो में होता है, तभी हम उधर एग्जीक्यूशन प्लान करते हैं। कब? जब हमारे बायस के डायरेक्शन में होगा, जब वो बायस जो हमने प्लान किया है, जो नैरेटिव हमने सेट किया है, वहां पर उस पीओआई पर टैप करने के बाद प्राइस जब हमारे बायस के फेवर में रिएक्ट करता है, तब हम अपना एग्जीक्यूशन प्लान करते हैं। आई होप कि मैं क्लियर होऊंगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो, एक्चुअल में ना सब कुछ बहुत बोरिंग है, मे भी बहुत लोगों को बोरिंग हो सकता है, ठीक है। मेरे एक एक वीडियोस पर अगर 600, 700, 1000 व्यूज आते हैं, तो उनमें से 2 लोग सब्सक्राइब करके जाते हैं, मे बी 10 लोग सब्सक्राइब करके जाते हैं चैनल को, क्योंकि उस इंडिविजुअल वीडियो के अंदर कोई इंफॉर्मेशन जो मेरे थ्रू शेयर की गई है वो उन लोगों को अच्छी लगी। ऐसे ही आप लोग भी जुड़े हो मुझसे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, देखो टोटल अराउंड 6500 व्यूज आ चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास में सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 284 अराउंड। तो आप समझ लो कितने कम है। अब इसमें से जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों को वो इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आई, सही नहीं लगी, या अच्छी नहीं लगी, या मेरे बताने का तरीका अच्छा नहीं लगा, मे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा तो मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन जो लोग आ गए हैं, आप लोग हो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, अगर वो क्या सोच रहे हैं, मुझे उससे फर्क पड़ता है। उन लोगों के क्या डाउट्स आ रहे हैं, आप लोगों के क्या डाउट्स आ रहे हैं, आप लोगों को कहां डिफिकल्टीज आ रही हैं, आप लोग क्या चैलेंज फेस कर रहे हो, मुझे उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो दूसरा रीजन भी है। दूसरा रीजन क्या है? बहुत सारे लोगों को ना यही कंफ्यूजन है कि बॉस काम किधर करना है, कौन से मार्केट में करना है, इंडियन मार्केट में करना है, या फॉरेक्स मार्केट में करना है, या क्रिप्टो में करना है, किस में करना है, इसमें करूं, इसमें करूं, इसमें करूं। जो तीनों को साथ लेके चल रहे हैं वो आज नहीं तो कल डूब जाएंगे। जो दो स्क्रिप्ट इसमें भी लेके चल रहे हैं, फॉरेक्स और क्रिप्टो को साथ में, वो भी डूब सकते हैं कुछ टाइम बाद, शायद इनसे ज्यादा टाइम ले लेंगे, ये टिक जाएंगे। जो सिर्फ फॉरेक्स में काम कर रहा है वो भी डूबेगा, जो क्रिप्टो में काम कर रहा है वो भी डूबेगा, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। आप पीछे उसके लॉजिक, उसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। मैं लॉजिक के बिना नहीं बोलता। फॉरेक्स के अंदर ना थाउजेंड्स ऑफ पेयर्स हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पेयर्स हैं। तो फॉरेक्स के अंदर हमारे कमोडिटी भी आती है, ठीक है, हमारे फॉरेक्स पेयर्स भी आते हैं। आप कितने पेयर्स पे काम कर लोगे, कितने पेयर्स पे काम कर लोगे? ऐसे ही क्रिप्टो के अंदर भी मल्टीपल पेयर्स हैं, बॉस कितनी जगह काम कर लोगे आप। इसीलिए आपको ये स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि मुझे काम पहले कहां करना है, फॉरेक्स मार्केट में काम करना है, क्रिप्टो मार्केट में काम करना है। अगर दोनों में काम करना है तो कौन से पेयर्स में काम करना है। और फिर जब मुझे इन दोनों में से मैंने ये फिल्टर आउट कर लिया कि मुझे कौन से पेयर्स में काम करना है, तो मैं ये डिसाइड करूं कि मुझे किन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना चाहिए सीखने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, ठीक है। लर्निंग बहुत जरूरी है। तो आप क्या करना चाहते हो? प्राइस एक्शन करना चाहते हो तो प्राइस एक्शन ही फॉलो करना, आईसीटी के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप एसएमसी आपके लिए काम कर रहा है, जो वर्जन चल रहा है, जैसा आपने समझा है, समझ लिया है, अच्छी बात है।
अगर ये काम कर रहे हैं तो आप दूसरी किसी भी तरफ ध्यान मत दो। अगर आपको ये नहीं समझ में आता, ये नहीं समझ में आया, और आपको ये बिलीफ बन रहा है कि आपको आईसीटी कॉन्सेप्ट्स ही काम करेंगे और वही अच्छे काम कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो सिर्फ आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के साथ में ही स्टिक करो। आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के साथ ये एक ही चीज है, दो नाम अलग हैं, IMM XM मार्केट मेकर मॉडल्स। आईसीटी मार्केट मेकर मॉडल्स सेम हैं बिल्कुल, लेकिन इनको मैं सेम नहीं बोल सकता, इसको और इसको, और ये तो इससे और इससे अलग है ही, बिल्कुल अलग है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लैगिंग है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने वर्जन समझ लिया, ये स्ट्रक्चर मैपिंग की जो हमने बात की थी। ठीक, अब हम आते हैं ऑर्डर फ्लो के ऊपर, जो ऑर्डर फ्लो हमारा टॉपिक है एक्चुअली में। ठीक है, अब मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूं। जस्ट अ मोमेंट। ओके, अब देखो, ऑर्डर फ्लो के लिए एक सिंपल सी, मैंने पहले भी आपको बताया है, सिंपल आप लिख लेना है। ऑर्डर फ्लो ना, एक होता है बुलिश ऑर्डर फ्लो, एक होता है बेरिश ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अगर आप ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की जरूरत नहीं है। क्यों, आपको समझ में आएगा अभी। बुलिश ऑर्डर फ्लो का मतलब है, अगर लोज प्राइस, लोज रिजेक्ट कर रहा है प्राइस को, प्राइस के लोज रिजेक्ट, प्राइस लो से रिजेक्ट कर रहा है, और हाई ब्रेक हो रहे हैं, तो उसका मतलब है बुलिश ऑर्डर फ्लो है वो, राइट। लेकिन अगर लोज ब्रेक हो रहे हैं और हाईज से रिजेक्शन हो रहा है, तो वो बेरिश ऑर्डर फ्लो है। बराबर है। ये दो ऑर्डर फ्लो के अलावा कोई तीसरा ऑर्डर फ्लो नहीं होता। इसके बाद अगर कोई तीसरी चीज आती है तो उसे बोलते हैं रेंज, जिसके अंदर आता है एक्यूमुलेशन या फिर कंसोलिडेशन। बराबर है, जिसे आप बोल सकते हो। और ये एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन में क्या होता है, एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन में एक हाई क्रिएट किया प्राइस ने, एक लो क्रिएट किया है प्राइस ने, और प्राइस इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा। जब हाई पर जाता है तो लोस पर रिजेक्ट करता है, लोस को टारगेट करता है, और लोस पर आता है तो हाईज को टारगेट करता है, लेकिन ब्रेक किसी को भी नहीं करता। तो प्राइस अल्टीमेटली क्या कर रहा है, एक रेंज के अंदर ट्रैप हो गया है, वो क्रिएट कर रहा है। और ये रेंज क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि ये रेंज के अंदर ऑर्डर्स कलेक्ट किए जाते हैं, राइट। ऑर्डर्स क्या किया जाता है, कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था थोड़ा बोरिंग लगेगा, मैं डेप्थ में जाऊंगा तो। ठीक है, बट एनीवेज ये ज़रूरी है समझना। तो समझ में आ गया बुलिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है, बेरिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है। अभी हम देखेंगे किस तरीके से एक्चुअल में इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये वन क्लिक में आइडेंटिफाई होना चाहिए, ऑर्डर फ्लो क्या है, बुलिश है या बेरिश है, जस्ट इन वन क्लिक। चार्ट ओपन किया, एक क्लिक में आपको समझ में आना चाहिए। बराबर है, ओके। अब देखो कि बुलिश ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या है। स्कीमेटिक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक सेकेंड, और आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है। ठीक है, ये एक हाई क्रिएट हुआ है सपोज,
प्राइस ने एक पुल बैक क्रिएट किया, प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, वापस प्राइस क्या करेगा, एक पुल बैक लेगा और प्राइस यहां से फिर अपने हाई को ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब ये जो मैं आपको स्विंग्स एक लाइन की फॉर्म में दिखा रहा हूं ना, वो एक्चुअली में लाइन की फॉर्म में नहीं है, इसके अंदर भी स्विंग्स होंगे, ऐसे होंगे। ठीक है, आपको विजुलाइज करना है, ये स्विंग्स बन रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा, और यहीं पर इंपॉर्टेंस आती है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट की। ठीक है, देखेंगे अभी, तो कुछ अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा, बट आइडेंटिकली तो क्या हो रहा है, प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है ना, आइडियली तो प्राइस अपने प्रीवियस हाईज को ब्रेक कर रहा है, और जितने उसके जो उसने लोज क्रिएट किए हैं, जो पुल बैक क्रिएट किए हैं, ये पुल बैक, ये पुल बैक, और मे बी फिर यहां से एक पुल बैक, प्रीवियस हाई फिर से ब्रेक किया, यहां पर ब्रेक हुआ, तो यहां पर भी क्या हुआ, ये वाला लो उसने क्रिएट किया और हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहां क्या हो रहा है, ये सारी जगह पर प्रीवियस लो से रिजेक्शन हो रहा है, लोज रिजेक्ट कर रहे हैं और हाईज ब्रेक हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस अभी बुलिश ऑर्डर फ्लो में है, राइट, बुलिश ऑर्डर फ्लो में है। अब यहीं अगर प्राइस अपने हाईज से चलना शुरू करता है, फिर एक पुल बैक लेता है, और फिर एक लो को जो उसने रीसेंट क्रिएटेड लो है वो क्रिएट करके लोअर हाई क्रिएट किया और अपने लोज को ब्रेक करना शुरू कर दिया। तो यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है, पहले तो एक ये हाई जब क्रिएट हुआ तो इस वाले हाई पर प्राइस चेज नहीं किया, प्राइस ने इस हाई जब बनाने जा रहा था, ये पुल बैक क्रिएट किया, प्राइस ने इस हाई को टारगेट नहीं किया, रिजेक्शन हो गया, तभी तो हमें ये लोअर हाई मिला। और जब उसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, दैट मींस उसके स्ट्रक्चर में शिफ्ट आ रहा है, मे बी ऑर्डर फ्लो चेंज हो रहा है। अब कुछ इंडिकेशंस होंगे जो हमें यहीं पर देखने के लिए मिलेंगे, वो हमें प्राइस ही बताएगा, वो हमें कैंडल्स ही बताएंगी, वही हमारे इंडिकेटर्स हैं। वो कैंडल्स बताएंगी कि एक्चुअल में वो ट्रू जो आप जानना चाह रहे थे, वो ट्रू स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ। आप कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज यूज कर लो, वहां पर क्या आ जाएगा, मेन गेम के अंदर वही चीज आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का गेम है, बराबर है ना। तो यहां पर भी वही हो रहा है, बस हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों की हेल्प ले रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प ले रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए अपने स्ट्रक्चर को, जिससे कि हम अपने बायस को डिसाइड कर पाए, एक लॉजिकल फ्रेमवर्क तैयार कर पाए, जिसके बिहाफ पर हम एग्जीक्यूशन प्लान कर सकते हैं। अब जब ये चीज होना शुरू हुई, जब प्राइस नीचे अपने लोज को ब्रेक कर रहा था, तो प्राइस वापस क्या करता है, फिर वापस अपने पुल बैक क्रिएट करता है और फिर प्राइस ब्रेक कर देता है प्रीवियस लो को। अब तो ये लो भी ब्रेक हो गया, ये लो भी ब्रेक हुआ था, और प्राइस इस लो को अब टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो अब इस लो को जब प्राइस टारगेट करेगा तो क्या होगा, दैट मींस हाईज से रिजेक्शन हो रहा है, हाईज को रिजेक्ट कर रहा है प्राइस और लोज को ब्रेक कर रहा है। और जब ये चीज होना शुरू होती है तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें क्लियर हो रहा है कि अब ये एक बेरिश ऑर्डर फ्लो में है प्राइस। ठीक है, तो बुलिश ऑर्डर फ्लो समझ में आया, बेरिश ऑर्डर फ्लो समझ में आया। बट उस कंडीशन का क्या, अगर प्राइस क्या कर रहा है, एक रेंज क्रिएट कर रहा है, और वो समझने के लिए हमें वो कैसे समझ में आएगा,
लेट्स सपोज अभी ये हाई क्रिएट किया है प्राइस ने, और ये एक लो है, मे बी क्रिएट हो जाएगा यहां पर लो। प्राइस ने ये जैसे ही यहां से एक पुल बैक क्रिएट करना शुरू किया, तो हम तो मान लेंगे ना कि ये मे बी ये लो हो सकता है। ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है हाईज की तरफ, प्राइस ऊपर जा रहा है हाईज की तरफ, और अचानक से वो वापस नीचे आना शुरू कर देता है। ठीक है, वो नीचे आना शुरू कर देता है, फिर प्राइस घूम जाता है और फिर प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देता है। जब तक वो इस रेंज के अंदर है, दैट मीन्स वो अपने हाई या लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो मेन जो ऑर्डर फ्लो चल रहा है वो क्या है, मेन ऑर्डर फ्लो जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो क्या है, वो तो बेरिश ऑर्डर फ्लो है। तो इस बेरिश ऑर्डर फ्लो में प्राइस ने एक रेंज क्रिएट करना शुरू कर दी है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ना, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा पावर ऑफ थ्री का। पावर ऑफ थ्री का कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और एक होता है AMDX, फिर वो भी समझ में आएगा, बट बेसिक तो क्लियर होना चाहिए ना। तो प्राइस ने एक रेंज क्रिएट करना शुरू कर दी, और मैंने आपको क्या बताया है, एक रेंज क्रिएट करना दैट मींस एक्यूमुलेशन या कंसोलिडेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आइडली प्राइस क्या करेगा, या तो इस रेंज क्रिएट करने के बाद एकदम एक्सपेंशन दे देगा। तो प्राइस किस तरफ जो एक्सपेंशन है एक्सपेक्टेड है वो किस तरफ रहेगा, वो एक्सपेक्टेड रहेगा कि प्राइस नीचे एक्सपेंड करेगा। राइट, क्यों, क्योंकि बेरिश ऑर्डर फ्लो में है, वो हमें दिख रहा है कि बेरिश ऑर्डर फ्लो है। अब यहीं पर हमारे नैरेटिव भी, ये हमने सब चीज आइडेंटिफाई कर ली, हमने स्पॉट कर लिया चार्ट के ऊपर, तभी तो हमें समझ में आएगा ना कि वो हमारे नैरेटिव के डायरेक्शन में ही प्ले कर सकता है प्राइस। अब हमारा यहां पर कोई नैरेटिव ही नहीं होगा, हमारा कोई बायस ही नहीं होगा, तो हमें क्या पता चलेगा, प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगा तो हम ऊपर के लिए ऑर्डर पंच करना शुरू कर देंगे, नीचे जाना शुरू करेगा तो हम नीचे के लिए ऑर्डर पंच करने लगेंगे। हमारे ट्रेड्स क्या होंगे, रैंडम हो जाएंगे। इसीलिए हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। प्राइस क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो इससे फिर एक चीज और क्लियर होती है, वो क्या क्लियर होती है कि प्राइस दो ही काम करता है, या तो प्राइस रेंज क्रिएट करता है या प्राइस एक्सपेंशन देता है, या रेंज क्रिएट करता है, रेंज के बाद एक्सपेंशन देता है, एक्सपेंशन के बाद फिर एक रेंज क्रिएट करता है, और प्राइस फिर एक्सपेंशन ही देता है। लेकिन ये एक्सपेंशन कई बार रिवर्सल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूएशन भी हो सकते हैं। तो रिवर्सल भी हो सकते हैं, कंटिन्यूएशन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो रिवर्सल है या कंटिन्यूएशन है, लेकिन एक्चुअली में है क्या, वो एक्सपेंशन है। ठीक है, रेंज के बाद प्राइस दोबारा एक रेंज नहीं क्रिएट करेगा कभी भी। इन दोनों में, रिवर्सल या कंटिन्यूएशन में, एक चीज और इनके मिड में आती है, वो क्या हो सकती है, वो है मैनिपुलेशन। मे बी एक मैनिपुलेशन दे सकता है और या फिर नहीं भी दे सकता। तो अब हमें नहीं पता कि वो मैनिपुलेशन हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज जो हमें क्लियर है वो क्या है, वो ये है कि अगर मैनिपुलेशन आएगा भी तो हम किस पर फोकस रहेंगे। अगर ये एक्सपेंशन आएगा तो हम एक्सपेंशन की तरफ फोकस रहेंगे। अगर मैनिपुलेशन चाहिए तो प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस मे बी, जस्ट अ मोमेंट, ओके ये ले लेते हैं, नहीं, प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस यहां आया, मे बी ये भी मैनिपुलेशन हो सकता है, ये जो नीचे एक्सपेंशन मूव है ये भी मैनिपुलेशन हो सकता है, और प्राइस ऊपर जाने लगेगा। तो हम क्या है, ये जब ऊपर जाने लगेगा तो हम ऊपर के लिए ऑर्डर्स लेंगे, नहीं लेंगे। मतलब हम इन
बायर्स के साथ नहीं बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब प्राइस यहां पर ये मैनिपुलेशन आएगा तो हम इसे प्ले करेंगे। बट अगर ये मैनिपुलेशन आने से पहले प्राइस अगर अपने हाईज को मैनिपुलेट करता है और अपनी रेंज के अंदर आ जाता है वापस, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक्सपेंशन देगा डाउन साइड में। क्यों? क्योंकि वो बेरिश ऑर्डर फ्लो में है, राइट। तो हमारे लिए ये जो अपसाइड का एक्सपेंशन मूव आया है, ये एक्सपेंशन मूव एक्चुअली क्या हो गया? ये हो गया जो हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था, उसे बोलते हैं टर्टल सूप। ये टर्टल सूप हुआ है, ये मैनिपुलेशन ही टर्टल सूप है। तो ये टर्टल सूप हमें प्ले करना है और ये हमें प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक एरिया जहां से हम अपनी टॉप में एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें सेल करना है तो हमें अपॉर्चुनिटीज कहां पर मिलनी चाहिए? राइट, टॉप में। अगर हमें बाय करना है तो हमें अपॉर्चुनिटीज कहां मिलनी चाहिए? बॉटम में। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो क्लियर हो गया। आई होप कि बहुत क्लियर हुआ होगा सबको, अब उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसके साथ में और चीज बताता हूं ऑर्डर फ्लो के साथ में। सॉरी, इसको डिलीट ही कर देते हैं। अब देखो क्या होता है कि सपोज प्राइस एक हाई क्रिएट किया, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। तो प्राइस अपने हाईज को ब्रेक करता हुआ जा रहा है, लोज से रिजेक्शन ले रहा है, बुलिश ऑर्डर फ्लो में है प्राइस। तो यहां पर ना कुछ चीज आती है जिसे बोलते हैं, जो एब्रीविएशन है मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में। ओके, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लो। शॉर्ट टर्म लो, इसको भी बोलते हैं शॉर्ट टर्म लो, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लो। लेकिन प्राइस अगर दो शॉर्ट टर्म लो के बीच में जब एक शॉर्ट टर्म लो आ जाता है तो ये शॉर्ट टर्म लो नहीं रहता, इसे बोलते हैं फिर हम इंटरमीडिएट टर्म लो, ITL। और यही हमें ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई करने में, स्ट्रक्चर मैप करने में हेल्प करती है। तो क्या टर्म्स होती हैं? शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो, लॉन्ग टर्म हाई। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में लॉन्ग टर्म लो, लॉन्ग टर्म हाई किसे कब बनते हैं और शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई कैसे होते हैं। ठीक है, जस्ट ए मोमेंट। ओके, अगर प्राइस कुछ इस तरीके से आ रहा है, प्राइस इस तरीके से नीचे आ रहा है और प्राइस यहां से रिवर्स होता है इस तरीके से। ठीक है, अब ये इस तरीके से सिर्फ ऐसे ही स्विंग नहीं है, इसके अंदर भी स्विंग हो सकते हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर हो सकता है, इस स्विंग का एक स्ट्रक्चर होगा। तो प्राइस क्या कर रहा है, वो लोअर हाइस और लोअर लोस क्रिएट करते हुए आ रहा है नीचे। तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, राइट। तो यहां पर क्या है? ये शॉर्ट टर्म लो, एक मिनट, ये शॉर्ट टर्म लो, ये क्या है? शॉर्ट टर्म लो। और अब अगर प्राइस ने एक अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और एक हायर लो क्रिएट कर दिया, दैट मींस ये भी है तो शॉर्ट टर्म लो, लेकिन इस शॉर्ट टर्म लो और इस शॉर्ट टर्म लो के बीच में ये शॉर्ट टर्म लो जब पड़ा तो इसको हम बोलते हैं फिर इंटरमीडिएट टर्म लो, ITL, इंटरमीडिएट टर्म लो। और अब प्राइस क्या करना शुरू कर देता है?
ये शॉर्ट टर्म लो की जगह अब हम देखेंगे शॉर्ट टर्म हाईज। तो अगर ये इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट कर दिया और ये शॉर्ट टर्म लो है, तो अब प्राइस क्या करेगा? प्राइस फिर से एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करेगा, फिर एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करेगा, शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करेगा। ठीक है, ये मार्किंग नहीं करनी होती है चार्ट पर, ठीक है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, आप उसी की तरह समझने की कोशिश करना। अब अगर यहां पर प्राइस ने एक की लेवल को टैप किया था और इस की लेवल में यहां पर लेट्स सपोज ये की लेवल है, तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं की लेवल। ठीक है, की लेवल बॉटम राइट, ये की लेवल पे प्राइस ने टैप किया, प्राइस ने एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करते हुए आ रहा था, फिर से एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया, क्यों? प्रीवियस लो को ब्रेक किया, और प्रीवियस लो को ब्रेक करके फिर प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। दैट मींस यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, मे बी चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं, तो फिर प्राइस ने क्या किया? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किया। ये डिस्प्लेसमेंट मूव में प्राइस ने एक पुल बैक लिया, जो कि इस बार शॉर्ट टर्म लो है, और ये शॉर्ट टर्म लो के बाद में फिर प्राइस हायर लोस क्रिएट करने लगा। तो उस कंडीशन में ये जो इंटरमीडिएट टर्म लो है वो बन जाता है हमारा लॉन्ग टर्म लो। सॉरी, क्या बन जाता है? लॉन्ग टर्म लो। फिर हम उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लो। तो की टेक अवे क्या है यहां पर कि अगर की लेवल पे प्राइस टैप करके रिएक्ट करता है, अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है, तो प्राइस लॉन्ग टर्म लो क्रिएट करता है। इसी तरीके से प्राइस हाई टर्म लॉन्ग टर्म हाई क्रिएट करता है। ठीक है, अगर की लेवल में अप साइड में उसने टैप किया है, सपोज यहां पर ये की लेवल था, यहां पर ये की लेवल था और प्राइस यहां से नीचे आ रहा है और लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, दैट मींस यहां पर उसने क्या किया? एक लॉन्ग टर्म हाई क्रिएट कर चुका है। और फिर इसके बीच में ये क्या किया है इसने? एक शॉर्ट टर्म हाई, एक शॉर्ट टर्म हाई, एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया, तो ये बीच वाला हाई क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये स्कीमेटिक डायग्राम ही बनाकर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये एक्चुअली में अप्लाई नहीं होता है चार्ट के ऊपर, सिर्फ ये हमें विजुलाइज करने के लिए, हमें आसानी से स्ट्रक्चर को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये समझना होता है। बाकी ये सिर्फ टर्म्स ही हैं जो यूज नहीं होती और किसी भी तरीके से। ठीक है, तो आप स्ट्रैटेजी में समझ लेना कि स्ट्रैटेजी बन जाएगी इससे। ये कॉन्सेप्ट ही है, बस ये कॉन्सेप्ट की तरह रहने दो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, कहां पर किस तरीके से क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अब ये होगा कि जब भी अगर हम बात करेंगे कि यहां पर एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हुआ था और प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया था, दैट मींस ये वाले लो को प्राइस ने क्रिएट कर दिया, तो मैं डायरेक्टली ये बोलूंगा कि एक शॉर्ट टर्म लो यहां पर था, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया था, तो आप ये समझ जाओगे तुरंत, आपको क्लिक कर जाएगा ये कि ये शॉर्ट टर्म लो की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे शॉर्ट टर्म लो था। मैंने एकदम से कहीं से लेके आ गया क्या, तो वो हमारी ना फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। ठीक है, आपको उससे समझ में आ जाएगा, राइट। तो अब ये समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको बताता हूं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं चार्ट पे भी आपको ये बता दूंगा कि मे बी लॉन्ग टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, वो लॉन्ग टर्म लो, ये सब कैसे बन रहे हैं। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको लेकर चलता हूं गोल्ड के चार्ट पर। जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, गोल्ड के चार्ट पर चलते हैं। मैंने आपको शेयर किया था कि यहां पर मैंने आपको शेयर किया था
सब लोगों के साथ में अपने एनालिसिस शेयर की थी हमने। अब मुझे पता नहीं कितने लोग उस पर ध्यान देते हैं, कितने लोगों को ध्यान नहीं देते हैं। मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं उन सब के। ठीक है, आप एक दो लोग उसमें से रिएक्ट करते हो जो मैं अपने एनालिसिस शेयर करता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता है उस कंडीशन में। जस्ट ए मोमेंट, मैंने कहाँ वो मैप किया था, शायद मैंने डिलीट कर दिया। ऑल राइट, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन आया था एक्चुअली, अगर हम ये डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, ये एक्चुअली पेपर स्टोन का चार्ट है, एक्सचेंज है पेपर स्टोन। सॉरी, ये क्या हो गया, जस्ट ए मोमेंट। ठीक है, यहां पर अगर डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, ये ओ एंडा का ही चार्ट है। अगर डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप था और प्राइस यहां से ऊपर जा रहा था। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। तो ये फेयर वैल्यू गैप अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब क्या है, आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि ये हमारा एक पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है। अब ये फेयर वैल्यू गैप में प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया, तो प्राइस पहले एक हाई क्रिएट करके आया था जब नीचे आया था इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के लिए। ठीक है, तो ये कौन सा दिन है, थर्सडे का। ये कौन सा दिन है, फ्राइडे का। फिर क्या होना है, मंडे। तो यहां तक के एनालिसिस के बाद में मैंने शो किया था आपको, वो दिखाया था जो मैंने एनालिसिस शेयर की थी। तो मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। गोल्ड, ओके। तो ये लास्ट टू लास्ट वीक के लिए एनालिसिस थी, मतलब लास्ट वीक के लिए एनालिसिस थी जो मैंने लास्ट टू लास्ट वीक शेयर की थी। अब यहां पर देखो आप, यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया। प्राइस क्या कर रहा था, प्राइस ने एक हाई क्रिएट किया था और ये हाई पर क्या है, फिर बाय स्टॉप्स हैं। बाय स्टॉप्स हैं मतलब यहां पर बायर्स ट्रैप हो गए हैं, या फिर जितने भी लोगों ने सेल किया है, यहां से सेलिंग आई है तो लोग सेलिंग करके बैठे हैं, और जिन लोगों ने भी सेलिंग की है उन लोगों के स्टॉप लॉस कहां है, यहां पर टॉप में, राइट। तो इन लोगों की वजह से प्राइस क्या करेगा, जब यहां पर अपने सेल बाय स्टॉप्स लगा के बैठे हैं तो प्राइस एक वैल्यू एरिया के अंदर टैप करेगा और प्राइस हाईज को टारगेट करेगा। अगर आपको ये बाय स्टॉप्स नहीं समझ में आते तो आप इसको क्या बोल सकते हो, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी भी बोल सकते हो। और ये फेयर वैल्यू गैप वहां पर क्या प्ले करेगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का रोल प्ले करेगा। तो प्राइस कहां से कहां जाता है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे। ठीक है, अब इस प्राइस एक्शन में जब प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया तो क्या किया था, उसने एक पुल बैक दिया था और प्रीवियस कैंडल लो की लिक्विडिटी को ऑलरेडी हंट किया था, प्राइस ने ऊपर क्लोज कर दिया था। इसकी वजह से जो बायस है, जब प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी को ले लिया और एक वैल्यू एरिया में टैप करके इस तरीके का रिएक्शन दे रहा है, तो वो अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी को कहां शिफ्ट कर रहा है, इसके हाई के ऊपर। तो नेक्स्ट कैंडल कहां गई, इसके हाई के ऊपर। जब ये कैंडल क्लोज कर गई तो कहां उसका टारगेट कहां है, नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी यहीं पर है। तो प्राइस क्या करेगा, इस हाई को टारगेट करेगा। क्यों इन सारे हाईज को टारगेट करेगा, क्योंकि यहां पर जाना है उसको एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ, जो मेन एरिया लिक्विडिटी का पेंडिंग है। ओवरऑल इन सब में प्राइस किस फ्लो में था, ऑर्डर फ्लो क्या था। अब आपको वन क्लिक में समझ में आएगा कि ऑर्डर फ्लो बुलिश था। बस आपका यहां पर काम खत्म हो गया, ऑर्डर फ्लो बुलिश है। 1 आवर में प्राइस इस तरीके से ऊपर फ्लो करेगा, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों, तो प्राइस ने क्या किया, जब नीचे आया एक लो क्रिएट किया, प्राइस वापस ऊपर गया, प्राइस वापस नीचे आने की कोशिश करता है। इस वैल्यू एरिया में ये लो के नीचे जितनी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी इसको हंट करता है और फिर यहां से
ऊपर बुलिश डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करता है, राइट। जस्ट ए मोमेंट गाइस, हाँ, ओके। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने हाईज की तरफ ड्रॉन लिक्विडिटी शिफ्ट की, फिर इस कैंडल ने कॉन्टिन्यूशन मूव दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को प्राइस टारगेट कर रहा था। तो इन सारे स्विंग पॉइंट्स को आप मतलब एक साथ आप कंबाइन करके आप देख सकते हो कि प्राइस क्या है, बुलिश ऑर्डर फ्लो में है। तो बुलिश ऑर्डर फ्लो कैसे, डेली टाइम फ्रेम पर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है। प्राइस ने यहां पर क्या किया, पूरे टाइम एक कंसोलिडेशन में था प्राइस। क्यों? क्योंकि प्राइस ने ये हाई क्रिएट किया, प्राइस ने ये लो क्रिएट किया, और प्राइस इस हाई और इस लो के बीच में इस रेंज में था। लेकिन सिर्फ रेंज में भी इस एक्यूमुलेशन के टाइम पर प्राइस क्या कर रहा था, नए लोस क्रिएट कर रहा था, लोस क्रिएट कर रहा था, और अपने हाईज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। जो नए हाई बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, उन हाईज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। जब प्राइस ने फाइनली लास्ट प्राइस ने किसको ब्रेक किया, सारे जितने भी हाईज थे उसको ब्रेक किया। तो ये एक एक्यूमुलेशन जो रेंज क्रिएट की थी, उसका एक्सपेंशन मूव आया, वो क्या आया, बुलिश। क्यों आया? क्योंकि प्राइस ने ये बुलिश ऑर्डर फ्लो, फिर एक रेंज, फिर ये बुलिश ऑर्डर फ्लो कॉन्टिन्यूशन, फिर एक रेंज, फिर एक्सपेंशन, बुलिश ऑर्डर फ्लो, फिर एक रेंज, और फिर से एक एक्सपेंशन, और अब फिर से क्या हो रहा है, एक रेंज क्रिएट हो रही है। अब वो रेंज है ना, देखो, 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, या हफ्तों की हो सकती है, महीने की हो सकती है। जैसे यहां पर देखो कितने दिन तक, मतलब कंप्लीटली 1 मंथ तक उसने एक रेंज एक्यूमुलेट की। और ये मंथली रेंज अगर एक्यूमुलेशन मंथली रेंज अगर हमको समझ में आ रही है, तो वो कैसे समझ में आ रही है, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पर है। ऐसी प्राइस ने यहां भी एक्यूमुलेट किया था। प्राइस यहां भी देखो आप, छोटा सा एक्यूमुलेशन हो रहा है। यहां पर क्या हुआ है, यहां भी एक्यूमुलेशन ही हुआ है, ठीक है, कंसोलिडेशन ही हो रहा है। और प्राइस इसी तरीके से चल रहा है, एक रेंज एक्सपेंशन, रेंज एक्सपेंशन, और अपने हाईज को ब्रेक कर रहा है, लोज से रिजेक्शन ले रहा है। तो क्या है वो, बुलिश ऑर्डर फ्लो है, राइट। समझ में आ गया? तो 1 क्लिक में समझ में आएगा। कोई भी स्क्रिप्ट आप उठा लोगे, आपको समझ में आना चाहिए कि बुलिश ऑर्डर फ्लो है या बेरिश ऑर्डर फ्लो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि अब यहां देखो आइडली प्राइस कर क्या रहा है, और हम इसको अपने बायस के साथ कैसे अलाइन करते हैं, हम अपना नैरेटिव कैसे बनाते हैं। बुलिश ऑर्डर फ्लो है, प्राइस ने क्या किया, एक न्यू रेंज क्रिएट किया। वो रेंज क्या है, रेंज ये हाई है, क्योंकि ये आज ही का कैंडल है, ठीक है, मंडे 22 ऑफ सितंबर, ये आज ही का कैंडल है। तो प्राइस ने ये एक रेंज क्रिएट की है, ये हाई है और ये प्राइस लो है। और ये फ्राइडे के दिन प्राइस यहां से रिवर्स हो गया। क्यों रिवर्स हो गया? क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आ चुका था, वो टैप कर चुका था। लेकिन वो यहां से ऊपर कैसे गया, तो वो एक स्विंग लो क्रिएट करता है, एक स्विंग लो क्रिएट करके और फिर वापस बुलिश मोमेंटम में प्राइस कंटिन्यू करता है अपनी रैली अपसाइड में। क्यों? क्योंकि ये हाईज को टारगेट कर रहा था, ड्रॉन लिक्विडिटी यहीं पर थी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहीं पर थी। और ड्रॉन लिक्विडिटी, जो इमीडिएट ड्रॉन लिक्विडिटी है, वो इस हाई के ऊपर थी, क्योंकि इस कैंडल ने क्लोज किया हाईज के ऊपर, तो ये इमीडिएट ड्रॉन लिक्विडिटी हो गई, राइट। अब यहां पर हमारे एक भाई ने, यहां उसे कंफ्यूजन आया था कि 1 आवर पे प्राइस ने ऐसा क्यों किया, ये वाली जगह पर। जब यहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, तो ये लो साइड में मूव एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म हुआ 1 आवर पे। तो डेली का अलाइन टाइम फ्रेम 1 आवर है, मैं आपको अभी अच्छे से और बता दूंगा।
प्राइस नीचे आ रहा था, तो नीचे आया, यहां से एक लो क्रिएट किया और वापस ऊपर गया। क्या उसने हाई को ब्रेक किया? नहीं, हाई को तो ब्रेक नहीं किया। प्राइस वापस रिवर्स आया, रिवर्स आया, इस बार उसने अपने लो के लिक्विडिटी को हंट किया और ये फाइनल मूव है। अब यहां हम ट्रू स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकते हैं, जैसा हम बोलते हैं ट्रू स्ट्रक्चर मैपिंग। आपको जो भी करना है, जो भी उसके अब नेचर में चेंज आएगा वो अब इस पॉइंट से आना शुरू होगा। तो यहां पर ये कॉन्जिक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स कौन सी हैं? यहां से शुरू हुई, ये लास्ट बाय कैंडल है बिफोर दिस कॉन्जिक्यूटिव डाउन कैंडल्स। तो यहां पर आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगा, और वो आपको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कब मिला? जब इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया। ये पूरे एक्सपेंशन में ये आप देख रहे हो, ये एक ही कैंडल का, सिंगल कैंडल का एक हाई है, ये एक लो है, और इसके अंदर ये सारी कैंडल्स क्रिएट हुई हैं। तो ये सारी कैंडल्स एक्चुअली में कर क्या रही हैं? ये क्या कर रही हैं कैंडल्स? ये इनसाइड रेंज, एक इंटरनल रेंज क्रिएट कर रही हैं 1 आवर के अकॉर्डिंगली, और एक्यूमुलेट हो रही हैं। दैट मीन्स यहां पर ऑर्डर्स कलेक्ट हो रहे हैं, और वो ऑर्डर्स कलेक्ट हो रहे हैं कौन से? बाय ऑर्डर्स कलेक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए ये एक्सपेंशन मूव आया, ये जो बाइंग आई है, अब ये ट्रू बाइंग आई है, ये एक्सपेंशन मूव है, वो इसी से हमें समझ में आ रहा है। अगर इस एक्सपेंशन मूव में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट पार्टिसिपेशन हमारा कहां होगा? जब प्राइस अपने ट्रू CISD पर शिफ्ट करता है और दोबारा पुल बैक देता है इसी जगह पर। तो जैसे ही ये कैंडल रिवर्स करके क्लोज करती है, इसके ऊपर हम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इसके नीचे हमारा SL रहेगा, और ये हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी बाइंग। इसीलिए, और यही चीज मैंने आपको ड्रॉ करके अपने एनालिसिस में भेजी थी, जो ये मूव था कि प्राइस यहां से इस तरीके से नीचे आना चाहिए और यहां से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और ये एक्सपेंशन मूव हमने विटनेस किया कि ऊपर आया। देखो, एक्सपेंशन आया, फिर एक रेंज बनी, फिर एक एक्सपेंशन, एक रेंज, फिर एक मैनिपुलेशन, फिर एक एक्सपेंशन, और कंटिन्यू यही कर रहा है प्राइस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में किसी में समझेंगे इन डेप्थ के पावर ऑफ 3 एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब देखो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो आप सीख रहे हो ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को ब्लेंड करके अपनी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। आपको ये कॉन्सेप्ट्स एज ए मॉड्यूल यूज करने हैं। मेरे जितने भी वीडियो हैं उन सारे वीडियोस के अंदर ना मैंने एंट्री मॉड्यूल्स भी बताए हुए हैं, एंट्री एग्जिट्स भी बताए हुए हैं, किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। बट आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको प्रैक्टिस के कैसे करना है, आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपको बैक टेस्टिंग से आएगा, आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग से आएगा। ठीक है, बहुत बहुत स्ट्रगल है, बहुत चैलेंजिंग है, इतना इजी नहीं है गाइज। आप बिलीव कर लो, आप पहले फिल्टर आउट करो कि आप काम कहाँ करना चाहते हो। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अभी देखो यहां पर मैं आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट्स बता देता हूं। ठीक है, अगर आपको सबसे पहले जो चीज हमको करनी होती है वो हायर टाइम फ्रेम पर फोकस करना होता है। वो किस लिए? हायर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम्स किस लिए इंपॉर्टेंट है? अपना बायस या अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। ठीक है, एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब आपको हायर टाइम फ्रेम्स में कौन से इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स हैं? हायर टाइम फ्रेम्स में इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, हम स्टार्ट करेंगे मंथली। तो अगर आप मंथली देखते हो तो मंथ स्टार्ट में देखोगे ना, मंथली जब मंथ एंड होगा और न्यू मंथ स्टार्टिंग हो रही होगी तो आप मंथली चार्ट देखोगे, ये जरूरी है। वरना आप जो मैक्रो एनालिसिस कह लो या जो भी आपके एनालिसिस है ना, वो फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो कोई एनालिसिस नहीं रहेगी। तो मंथली से स्टार्ट करोगे। अगर आपने मंथली पर देखा है तो आपको मंथली से टाइम फ्रेम जो शिफ्ट करना है, लोअर टाइम फ्रेम, तो मैं यहां पर मेंशन करता हूं हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम, सॉरी, और यहां पर लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हायर टाइम फ्रेम मंथली है तो आपका लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा? आपका लोअर टाइम फ्रेम होगा डेली। डेली, ठीक है। जस्ट मोमेंट, क्या हो गया इसको? डेली। अगर आपका अगर आपका डेली हायर टाइम फ्रेम है, एक सेकेंड, अगर आपका वीकली हायर टाइम फ्रेम है, वीकली हायर टाइम फ्रेम है, तो आपका लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा? आपका लोअर टाइम फ्रेम होगा H4, ठीक है। H4 लोअर टाइम फ्रेम होगा। और अगर आपका डेली हायर टाइम फ्रेम है, ठीक है, अगर आपका डेली हायर टाइम फ्रेम है तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, सॉरी माय बैड गाइस, थोड़ा सा वो कर लेना। अगर आपका डेली हायर टाइम फ्रेम है तो आपका H1 लोअर टाइम फ्रेम होगा। अगर आपका H4 हायर टाइम फ्रेम है तो आपका M15 लोअर टाइम फ्रेम होगा। अगर आपका H1 हायर टाइम फ्रेम है तो आपका M5 लोअर टाइम फ्रेम होगा। अगर आपका M15 हायर टाइम फ्रेम है तो आपका M1 लोअर टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। इसी में ऊपर मेंशन कर देते हैं हम। अगर मंथली है तो डेली लोअर टाइम फ्रेम रहेगा, और अगर वीकली है तो H4 लोअर टाइम फ्रेम रहेगा, और अगर डेली है तो आपको मैंने सारे लिख दिया। अब ये हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बायस हायर टाइम फ्रेम कंसीडर करके चल रहे हो और मंथली आपके मंथली के बायस हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम क्या है? एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। तो अगर आपने मंथली बायस डिसाइड की हैं तो आप डेली पर एग्जीक्यूशन प्लान करोगे अपना। अगर वीकली पे बायस डिसाइड किए हैं तो H4 पर एग्जीक्यूशन प्लान करोगे। अगर डेली पर किए हैं तो H1 पर करोगे। H4 पर किए हैं तो M15 पर करोगे। अगर H1 के बायस हैं तो M5 पे एग्जीक्यूशन प्लान करोगे। M15 के बायस हैं तो M1 पर एग्जीक्यूशन प्लान करोगे। अब इसके बीच में एक चीज और आती है जिसे हम बोलते हैं प्रोफाइलिंग, ठीक है। तो हम इसके बीच में भी एक टाइम फ्रेम को बीच में लेकर आ सकते हैं। वो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट किस तरीके से होगा? मे बी आप मंथली पर अपना बायस डिसाइड करते हो, डेली पर आप प्रोफाइलिंग करते हो, तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होगा H1। अगर आप वीकली पर अगर अपना बायस डिसाइड कर रहे हो तो H4 आपका प्रोफाइलिंग के लिए होगा। प्रोफाइलिंग मतलब आप स्ट्रक्चर को देखोगे, ट्रू स्ट्रक्चर को, आप किसी POI लेवल के टैप होने का वेट करोगे H4 पर। लेकिन आप H4 पर वो प्रोफाइलिंग करने के बाद जो एग्जीक्यूशन प्लान करोगे वो कहां करोगे? M15 पर, क्योंकि H4 का लोअर टाइम फ्रेम क्या है? अलाइन टाइम फ्रेम M15। और अगर आप डेली में आप बायस अपना नैरेटिव बना रहे हो तो H1 पर प्रोफाइलिंग कर सकते हो और अपनी एग्जीक्यूशंस M5 पर प्लान कर सकते हो, राइट। इसी तरीके से अगर H4 पर आपने अपना आपने नैरेटिव क्रिएट किया है तो अपना प्रोफाइलिंग M15 पर देख सकते हो और M1 पर एग्जीक्यूशन प्लान कर सकते हो। इससे लोअर टाइम फ्रेम पर नहीं जाते। अगर प्रोफाइलिंग कर रहे हो आप एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर तो ये H1 और M15 नहीं आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए यहां पर दिखा देता हूं। ये एग्जांपल यहां पर क्या हुआ था। अगर डेली से यहां पर शिफ्ट करते हैं हम तो डेली पर क्या हुआ? डेली पर देखो यहां पर लिक्विडिटी हंट हुई थी, तो ये नीचे जाएगा, तो ये दोबारा नीचे जाएगा, ये कैसे समझ में आया?
1 आवर पे क्लिक करने से नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करते हैं, डेली से हम H4 पर अगर जाते हैं, तो अब आप H4 पर देखो कि क्या प्राइस एक्शन बना था। अब बहुत क्लीन प्राइस एक्शन समझ में आएगा आपको। तो क्या हुआ था, प्राइस नीचे एक पुश देता है इस कैंडल के, ये तो कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो, एक ही कैंडल का हाई एक कैंडल का लो है। इस कैंडल का लो ब्रेक होता है नेक्स्ट कैंडल में, उसके नेक्स्ट कैंडल भी एक फॉलो अप कैंडल है, और प्राइस एक फेयर वैल्यू, डेली के फेयर वैल्यू गैप में टैप करता है, अंदर जाता है। इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में टैप होने की वजह से प्राइस में एक इंपल्सिव मूव आता है, करेक्टिव मूव आता है, और प्राइस वापस से नीचे की तरफ जाता है। दैट मींस यहां पर ये बायर्स को इंड्यूस किया, इनवाइट किया, और वापस प्राइस नीचे आना शुरू करता है। तो हमारा ऑर्डर फ्लो क्या है, ऑर्डर फ्लो बुलिश है। प्राइस ने क्या किया, एक लिक्विडिटी क्रिएट की, इस लिक्विडिटी को हंट किया, प्रीवियस लो को, जितनी भी लिक्विडिटी इसके नीचे रेस्ट कर रही थी उसको हंट किया, और प्राइस ने ऊपर अप साइड डायरेक्शन में पुश करना शुरू कर दिया, एक एक्सपेंशन मूव किया, राइट। तो H4 में जब यहां पर इस तरीके से लिक्विडिटी हंट हुई थी, उसके बाद हम M15 पर स्विच करके, डेली से इस बार हम कहां पर आए, H4 पर। H4 के बाद अब हम कहां जाएंगे, M15 पर। तो हम अपनी M15 पर यहां पर अपने एग्जीक्यूशंस प्लान कर सकते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशंस प्लान कर सकते हैं। तो क्या हुआ, लो लिक्विडिटी हंट, यहां पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहां पर होगा, ट्रू चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वो यहां पर होगा। तो यहां से अब ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इस कैंडल में हुआ है, तो हम अपना एक्सपेंशन मूव प्लान कर सकते हैं। वो कहां से मिल सकता है, तो मे बी अब 15 मिनट से आइडली हमें कहां जाना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है। लेकिन ऐसा हम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 15 मिनट से हम 5 मिनट पर नहीं जा सकते। हम बिल्कुल 5 मिनट पे भी जा सकते हैं, 3 मिनट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 मिनट आइडली 30 मिनट का अलाइन टाइम फ्रेम है, लेकिन फिर भी हम 5 मिनट पर जाके अपने एग्जीक्यूशन प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं, देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर मे बी हमको कोई डिस्प्लेसमेंट मूव के साथ में कुछ दिखाई दे सकता है। वो क्या है, प्राइस ने एक इन्वर्जन क्रिएट किया था, वो ये फेयर वैल्यू गैप था 5 मिनट पर, और 5 मिनट पर ये फेयर वैल्यू गैप में प्राइस इसी जगह पर टैप करता है और फिर यहां से अप मूव दे देता है। और फिर अगर ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो प्राइस क्या करेगा, लोज से रिजेक्ट करेगा, हाई को ब्रेक करेगा। लोज से रिजेक्ट कैसे करेगा, अपने लोज से रिजेक्ट करेगा किसी भी पीओआई जो उसने उस डिस्प्लेसमेंट मूव में क्रिएट किया है उसी से। तो ये डिस्प्लेसमेंट मूव है, यहां से प्राइस कैसे जाएगा, एक पीओआई से जाएगा। वो क्या है, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। प्राइस वापस नीचे आता है और प्राइस फिर ऊपर कंटिन्यू मूव देता है, अपने हाई को ब्रेक करता है, वापस नीचे आता है, और वापस नीचे आके प्राइस कहां से जाता है, वापस रिवर्स होता है। वो कहां से होता है, इन्वर्जन से। प्राइस इन्वर्जन से रिपीट होता है। प्राइस अपने फेयर वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, वापस नीचे आता है, और इस बार एक ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके और फिर ऊपर जाता है, कंटिन्यू मूव देता है। लेकिन इस बार अपने हाई को टारगेट नहीं कर पाता, प्राइस कंसोलिडेशन में चला जाता है। नेक्स्ट डे प्राइस फिर ओपन होता है, और फिर प्राइस ऐसा ही कुछ ढूंढता है जहां से प्राइस रिएक्ट कर सकता है, अपना एक्सपेंशन मूव कंटिन्यूशन डायरेक्शन में दे सकता है। और ये अगर हमको समझ में आ रहा है तो हम अपने एग्जीक्यूशंस और फर्दर कॉन्सेप्ट्स को इसके साथ ब्लेंड करके प्लान कर सकते हैं। तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो गया गाइस, बट जो मोटिव था, जो समझाना था, ऑर्डर फ्लो और टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, आई होप कि मैंने आप तक अच्छे से डिलीवर किया होगा, आपको समझ में आया होगा। आप और फालतू चीज़ों में मत पड़ो, सिर्फ क्वालिटी इंफॉर्मेशन, क्वालिटी नॉलेज अपने पास रखो। जितना भी कचरा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है, अगर आप एक सिस्टम के अंदर उसे चेंज नहीं कर पा रहे हो, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो सब कचरा है, गार्बेज अपने पास मत रखो गाइस, उसे फिल्टर आउट करो। बहुत सारे लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डिसाइड करो आपको किसकी बात अच्छे से समझ में आती है, आप उसको फॉलो करो, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो, चार्ट के ऊपर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, आप डिसाइड करो आप कहाँ पर काम करना चाहते हो। आप मेरे डेली के जो वीकली
मैं यहाँ पर आपको अपने एनालिसिस, अपने ट्रेड ब्रेकडाउन्स भी शेयर करता रहता हूँ। तो आपको अगर ये सब चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आप अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप उसे शेयर कर सकते हो। और इसी के साथ हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू, टेक केयर।